हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि जीएसटी लाने के लिए क्या क्या प्रोसेस किया गया, कोई भी एक्ट इंडिया में कैसे बनता है, कैसे वो पास होता है और कैसे वो एक्ट के फॉर्म में आता है। अब हम जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ से कि जीएसटी कैसे आया, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, क्या क्या उसमें अमेंडमेंट रिक्वायर्ड हुए जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लेट्स बिगिन। Goods and Service Tax GST. GST is charge means you can say levied on supply of goods or services or both. जनरली हम जब कोई चीज़ टैक्स लगता है तो हम चार्ज वर्ड यूज़ करते हैं, पर एज पर लॉ चार्ज का जो सिमिलर वर्ड है वो लेवीड है। तो जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सीए या सीएमए या सीएस का, तो जनरली आपको यही वर्ड एग्ज़ाम में यूज़ करना चाहिए। जब टीचर कॉपी चेक करता है तो जनरली वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल वर्ड की जगह लीगल लैंग्वेज का यूज़ करें, खासकर टैक्स में और लॉ में, क्योंकि उससे उस सेंटेंस को एक कह सकते हैं अच्छा फॉर्मेशन मिलता है और टीचर्स एक पॉजिटिव व्यू रखता है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो लीगल टर्म्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ जनरल टर्म। तो जो जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है, वो किस पे चार्ज होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब सर क्वेश्चन उठता है कि सेल वर्ड यहाँ पे क्यों नहीं लिखा गया, सप्लाई वर्ड क्यों यूज़ हुआ? पहले प्रीवियस जो टैक्सेस होते थे वहाँ सेल वर्ड यूज़ किया जाता था। सेल का जनरली वर्ड होता मीनिंग होता है जब आप परमानेंटली किसी को ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं उस चीज़ की। जनरली ऑनरशिप, जैसे ये पेन है मेरे पास, मैंने आपको ₹10 में बेच दिया, तो ऑनरशिप अब आपके पास हो गई और मुझे ₹10 मिल गए। तो जनरली सेल में ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है। पर सप्लाई में अभी आप आगे ब्रॉड डेफिनेशन पढ़ेंगे सप्लाई की, इसमें सभी चीज़ों को इंक्लूड किया है जीएसटी वालों ने, टैक्स वालों ने, चाहे आपने सेल किया हो, चाहे बार्टर मतलब आपने गुड्स देके गुड्स लिए हों, जैसे मैंने आपको वीट देके राइस ले लिए, गेहूं दिए, आपसे चावल ले लिए उसके बदले में, भले मनी इन्वॉल्व नहीं है पर इसे बार्टर बोला जाएगा, ये भी सप्लाई माना जाएगा। आप किसी को रेंट पे दे रहे हैं तो रेंट में भले ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, आप यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, फिर भी जो रेंट आप चार्ज कर रहे हैं उस पर भी जीएसटी देना होता है क्योंकि वो सप्लाई में इंक्लूड है। तो अब थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे आप आगे भी पढ़ेंगे सप्लाई की ब्रॉड डेफिनेशन कि भले ऑनरशिप इसमें ट्रांसफ़र नहीं होती है, सप्लाई में ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, वो एक्टिविटी भी इंक्लूड है। और भले ही आप ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, किसी को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या थोड़े समय के लिए यूज़ करने के लिए दे रहे हैं अपनी चीज़, वो भी सप्लाई का पार्ट माना गया है और उस पर भी आपको टैक्स पे करना होता है। तो जो जीएसटी लगता है वो गुड्स पे लगता है और सर्विसेज पे लगता है और दोनों पे लगता है। अब क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, सर यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या है और सर्विसेज का मतलब क्या है? तो अब हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि किसे गुड्स माना गया है जीएसटी में। गुड्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, आप पूरा भी लिख सकते हैं अंडर सेक्शन और शॉर्ट में U/S भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आप समझते ही हैं, जिसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति। इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड को बोला जाता है, लैंड बिल्डिंग जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि उन्हें ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते। तो आप समझ ही गए होंगे गुड्स में लैंड बिल्डिंग की बात नहीं की जा रही है क्योंकि लैंड और बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है। गुड्स का मतलब कि मूवेबल प्रॉपर्टी से यहाँ पे लिया गया है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सभी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स मानी जाएंगी। अदर देन मीन्स ये जब आगे पढ़ने जा रहे हैं इन्हें गुड्स नहीं माना जाता है। तो जब गुड्स ही नहीं माना जा रहा तो फिर ये और सर्विस भी नहीं माना जाएगा। अभी आप पढ़ेंगे इन चीज़ों को, सर्विस भी ट्रीट नहीं किया जाता, तो इन पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। एक तो मनी और सिक्योरिटीज़ को गुड्स नहीं माना जाता है और ना भी आप पढ़ेंगे इन्हें सर्विस भी नहीं माना जाता, तो इन पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता है। अब क्वेश्चन उठता है मनी और सिक्योरिटीज़ का क्या मीनिंग है, इसे अभी हम पढ़ेंगे। मनी एंड सिक्योरिटी, सर कौन सी मनी की बात यहाँ की जा रही है? तो देखें,
एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 75 मनी मीन्स द इंडियन लीगल टेंडर। इंडियन लीगल टेंडर मतलब जो करेंसी अभी चलन में है, जैसे आपके पास नोट है 100 का जो वैलिड है इंडिया में परचेज करने के लिए, पुराने नोट्स की बात नहीं हो रही है, जो लीगल टेंडर है जिन्हें ईजिली आप एक्सेप्ट कर रहे हैं मार्केट में ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। इंडियन लीगल टेंडर मतलब करंट करेंसी की बात हो रही है, जो पुराने नोट बंद हो चुके हैं, पुराने सिक्के बंद हो चुके हैं, क्वाइंस, उनकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो मनी मीन्स द इंडियन लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी, वो फॉरेन करेंसी भी हो सकती है, डॉलर, पाउंड, चेक भी हो सकता है क्योंकि वही मनी में कन्वर्ट होगा, प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, लेटर ऑफ क्रेडिट भी हो सकता है, ड्राफ्ट भी हो सकता है, डीडी भी बोलते हैं आप, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर हो सकता है, ट्रैवलर चेक, ये आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो बैंक की तरफ से एक ट्रैवलर चेक भी हो सकता है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग और मनी के में कन्वर्ट कर सकते हैं। मनी ऑर्डर हो सकता है, किसी को पैसे आप भेज रहे हैं, पोस्टल या तो बाय पोस्ट भेज रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, पेटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग एटसेट्रा, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे आरबीआई कहता है, व्हेन यूज्ड एज ए कंसिडरेशन, आप उसे कंसिडरेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, टू सेटल एन ऑब्लिगेशन, आपने कोई ऑब्लिगेशन थी, आपको किसी को कुछ पे करना था, आप उस चीज़ को एज ए कंसिडरेशन यूज़ कर रहे हैं। कंसिडरेशन मतलब कुछ के बदले कुछ, आपने मुझे कुछ दिया और इसके बदले में आपको कुछ पे कर रहा हूँ, वो कंसिडरेशन हुआ। और एक्सचेंज विद इंडियन लीगल टेंडर ऑफ अनदर डिनोमिनेशन, आप इसे एक करेंसी से दूसरी करेंसी में चेंज कराने में मनी है, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। न्यूमिस्मेटिक वैल्यू मतलब कई लोगों को पुराने सिक्के, पुराने नोट इकट्ठा करने का शौक होता है, हो सकता है आपके पास भी हो, ब्रिटिश टाइम का कोई क्वाइन हो, तो वो जब उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब वो क्वाइन लीगल टेंडर था, मतलब वो मार्केट में उससे शॉपिंग की जा सकती थी, पर अब वो बंद हो चुका है, सिक्का या क्वाइन या नोट, पर वो आपके पास है, आपको उसकी कलेक्शन का शौक है, तो ऐसे क्वाइंस को न्यूमिस्मेटिक वैल्यू बोला जाता है। अगर आप उन्हें बेचेंगे किसी को तो जीएसटी आपको देना होगा, क्योंकि वो अभी लीगल टेंडर नहीं है, वो अभी प्रचलन में नहीं है करेंसी, वो बंद हो चुकी है, पुराने नोट, पुराने सिक्के अगर आप किसी को देंगे तो उस पर आपको जीएसटी देना होगा, अदरवाइज मनी पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मनी मीन्स मेरे पास 100 रुपीज़ का नोट है, सपोज मैंने वो नोट आपको दिया, तो ये कोई सप्लाई नहीं है, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सपोज मेरे पास कई लोगों को शौक होता है कि 786 नंबर का नोट है लास्ट में, तो वो हम इकट्ठा करेंगे, तो मेरे पास सपोज 786 का एक लास्ट में एक नंबर है 786, क्योंकि हर नोट का आप समझते हैं एक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है। मेरे पास एक 786 का नोट है, आपने कहा सर ये नोट मुझे दे दीजिए, मुझे 786 के नोट को कलेक्ट करना है, तो आपने 100 रुपीज़ मुझे दिए, मैंने भी आपको 100 रुपीज़ दिए उसके अगेंस्ट में, तो ये ट्रांजेक्शन मनी है, क्योंकि दोनों नोट लीगल टेंडर हैं, वो अभी चल रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं वो नोट, हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये कोई सप्लाई नहीं है, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो आई होप मनी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मनी में कोई भी ऐसी नोट, क्वाइन, करेंसी, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, मनी ऑर्डर, ऑनलाइन बैंकिंग या कोई भी ऐसा क्वाइन या फॉर्म ऑफ पेपर जिसे आरबीआई कह सकता है कि आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं कंसिडरेशन को पे करने के लिए किसी को, वो मनी माना जाएगा। पर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू वाले जो मनी या क्वाइन है, जो नोट्स बंद हो चुके, जो सिक्के बंद हो चुके हैं, अगर आप उन्हें बेचते हैं और उस कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं उनके अगेंस्ट में, तो आपको उस पर जीएसटी पे करना होगा। अब सर यहाँ पे कुछ टर्म आई हैं, चेक आपको समझ में आता ही है, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये दो टर्म्स हैं। एक तो होता है प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। वैसे आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। और अगर आपका फाउंडेशन बेसिक बहुत क्लियर है तो आपको लॉ पढ़ने में, अकाउंट्स पढ़ने में, टैक्स पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉमिसरी नोट मतलब मैंने किसी से, जैसे ए ने बी से कोई गुड्स परचेज किया, तो ए हो गया सेलर और बी हो गया बायर। बी अभी पेमेंट नहीं करना चाहता है, तो बी ने एक लीगल डॉक्यूमेंट लिया जिस पे स्टैंप लगा हुआ है कोर्ट का, उस पर लिख के दे दिया कि मैं इस दिन ए को इतने रुपए देने का प्रॉमिस करता हूँ। किसको देने का? मिस्टर ए को। साफ साफ लीगल पेपर में मेंशन किया है बी ने कि मैं इस डेट को मिस्टर ए को इतने रुपए दूंगा, तो यहाँ ए का नाम मेंशन है इसमें,
तो ये प्रॉमिस किया है बी ने, और जब वो डेट आएगी, सपोज 1 मंथ का प्रॉमिस था, तो 1 मंथ बाद जब डेट आएगी तो ये डॉक्यूमेंट बी को देकर ए मनी रिसीव कर सकता है। तो ये प्रॉमिसरी नोट है। इट मीन्स प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टी हो सकती हैं, फर्स्ट और सेकेंड, यानी सेलर और बायर, प्रॉमिसी और प्रॉमिसर। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में सपोज सेम एग्जांपल अपन लेते हैं, बी ने ए से गुड्स परचेज किया, ए सेलर है, बी बायर है, बी के पास अभी पैसे नहीं हैं, बी ए को बिल ऑफ एक्सचेंज का एक देता है, ये भी स्टैम्प पेपर पे होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें लिखा होता है कि डैश दिस इज देन डैश डेट, बी प्रॉमिस कर रहा है या तो ए को देगा या उसके बिहाफ पर किसी और को भी दे सकता है, ऑन बिहाफ ऑफ ए, on the behalf of A, यानी इसमें साम लिखा होता है कि ए को देगा या तो पैसे, या ए के कहने पर किसी और को देगा, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। यानी इसमें 3 पार्टी हो सकती हैं, एक तो ए हो गया फर्स्ट पार्टी, बी, और सपोज ए कह रहा है सी को देना मेरे बदले पैसा, तो सी भी एक पार्टी हो सकता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी हो सकती हैं, जिसे लीगल लैंग्वेज में आप बोलते हैं तो ड्रॉअर, जो बिल लिखता है, बिल लिखेगा ए, ड्रॉवी जो एक्सेप्ट करेगा, बी ने प्रॉमिस किया, ये होता है इंडोर्स करना, इंडोर्सी। मतलब इंडोर्समेंट मतलब जब आप अपने पैसा लेने का राइट किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसे लीगल टर्म में इंडोर्समेंट बोलते हैं कि आपने अपना राइट इंडोर्स कर दिया। तो सी, यहाँ ए ने अपना राइट सी को इंडोर्स कर दिया, तो इसे इंडोर्समेंट बोल सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टीज हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा पार्टी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसका इंडोर्समेंट नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेसिफिकली प्रॉमिसरी नोट में मेंशन होता है कि किसे पैसा देना है आपको। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज इंडोर्स हो सकता है। इंडोर्स मतलब आप अपने पैसा लेने का राइट किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसे इंडोर्समेंट कहते हैं। और बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी हो सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पे ऑर्डर हो समझ में आ गया। किसी को मनी ऑर्डर की होता था पहले कि आप किसको मनी भेज रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस जाके आप पैसे जमा कराइए, फिर वो बंदा जिसको आपने पैसा भेजा है उसके पास वो पैसा पहुंच जाएगा बाय पोस्ट। मनी ऑर्डर, पोस्टर हो गया। आपको लेटर ऑफ क्रेडिट, हाँ एक टर्म और है यहाँ पे, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है सर? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात नहीं हो रही है, यहाँ लेटर ऑफ क्रेडिट की बात की जा रही है। लेटर ऑफ क्रेडिट, सपोज मिस्टर ए लिविंग इन इंडिया, ये इंडिया यानी भारत में रहते हैं। मिस्टर जॉन या मिस्टर टॉम ये USA में रहते हैं। मिस्टर ए भारत में रहते हैं, मिस्टर टॉम USA में रहते हैं। मिस्टर ए को कुछ सामान इंपोर्ट करना है। अगर हम इंडिया के बाहर से कोई सामान मंगाते हैं, हम भारत के बाहर से कोई सामान मंगाते हैं, तो उसे आप इंपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट करना हिंदी में आयात बोला जाता है, इंपोर्ट। और अभी आप आगे पढ़ेंगे इस पे इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होती है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया का कोई सामान बाहर भेजना, वो एक्सपोर्ट होगा, और इंडिया के बाहर से कोई सामान आ रहा है तो वो इंपोर्ट किया जाएगा, तो इंपोर्ट हो रहा है। और सपोज इन डॉलर ये 1 लाख रुपीज़ डॉलर का ये ट्रांजैक्शन है, और सपोज अपन अज्यूम कर रहे हैं अभी $1 में 70 रुपीज़ हैं, तो कन्वर्ट करने पर ये 70 लाख रुपीज़ का ट्रांजैक्शन है। तो मिस्टर ए को 70 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने हैं मिस्टर टॉम को, और वो गुड्स इंपोर्ट कर सकता है। पर मिस्टर ए के पास मनी नहीं है, मिस्टर ए के पास अभी पैसा नहीं है, वो क्रेडिट पे लेना चाहता है। क्रेडिट मतलब उधार, वो क्रेडिट पे परचेज करना चाहता है। तो क्या मिस्टर टॉम इसे उधार बेच देगा सामान? बिल्कुल नहीं बेचेगा, क्योंकि मिस्टर टॉम कहाँ रहता है? USA में। आप कहाँ रहते हैं? इंडिया, भारत में। तो वो आपको नहीं जानता पर्सनली, और वो आप उसे पर्सनली नहीं जानते, और कोई मीडिएटर भी नहीं है आपके बीच जो कोई जिम्मेदारी दे रहा है आपकी, तो क्रेडिट पे तो नहीं मिलेगा। पर इसका एक तरीका है, अगर आप क्रेडिट पे लेना चाहते हैं तो इसका एक तरीका है, आप मिस्टर ए अपने बैंक के पास जाएगा, जिस भी बैंक में इसका अकाउंट है, वो बैंक एक लेटर लिख के देगा इन फेवर ऑफ मिस्टर टॉम, टॉम के फेवर में, कि अगर इन फ्यूचर, सपोज ये 3 महीने का क्रेडिट मांग रहा है, आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद अगर ए फेल हो जाएगा पैसा पे करने में, तो जो बैंक है वो पैसा पे कर देगा ए के बिहाफ पर मिस्टर टॉम को। तो ये जो लेटर देगा बैंक एज ए गारंटी के तौर पे दे रहा है कि अगर मिस्टर ए फेल होता है पेमेंट करने पर,
तो बैंक गारंटी देगा, गारंटी दे रहा है मिस्टर टॉम को कि हम पे कर देंगे, तो इस लेटर को बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब आपकी गुडविल की कोई जिम्मेदारी ले रहा है, आपकी ऑनेस्टी की कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, उसकी गारंटी दे रहा है, जिसके लिए वो लेटर ड्राफ्ट कर रहा है, तो इसे बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। और इसको भी अब बाद में मिस्टर टॉम क्या कर सकता है, लेटर ऑफ क्रेडिट के बिहाफ पर पैसा रिसीव कर सकता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट भी मनी का पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये गारंटी है, अगर ये फेल हो गया तो मिस्टर टॉम इस लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सरसाइज करके इस बैंक से पैसा रिकवर कर सकता है। वो बाद में बैंक की हेडक है, वो मिस्टर ए से कैसे रिकवर करता है, वो सूट फाइल करेगा, कोर्ट में जाएगा, व्हाटएवर, पर मिस्टर टॉम को तो उसका पूरा पैसा मिल जाएगा। यानी लेटर ऑफ क्रेडिट को भी मनी में, कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए ये भी मनी का पार्ट माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, कोई और टर्म आई है जो आपको समझ में नहीं आए, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मनी का मतलब समझ में आ गया होगा, जो लीगल टेंडर है, इसमें चेक भी आएगा, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, पे ऑर्डर, ऑनलाइन बैंकिंग, सारे ट्रांजैक्शन जो आरबीआई रिकॉग्नाइज करता है इंडिया में कि जिसको आप पे कर सकते हैं। पर इसमें न्यूमिस्मेटिक वैल्यू कवर नहीं होगी, पुराने सिक्के, पुराने कॉइन, पुराने नोट जो बंद हो चुके हैं वो इसमें कवर्ड नहीं होते हैं। तो हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी। तो आपको मनी का मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को भी मनी नहीं माना जाता है। अब क्वेश्चन उठता है सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पे क्या है। सिक्योरिटी का मतलब है शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड से जो शेयर मार्केट की बात की जा रही है। शेयर मार्केट में अगर कोई शेयर बेच रहे हैं, बॉन्ड बेच रहे हैं, डिवेंचर बेच रहे हैं, उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगता है, उसे भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। फिर भी सिक्योरिटी का मीनिंग अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटी। आप ये थोड़ी बोलेंगे शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये तो वही बात हो गई कि राम कौन है जो रामायण में लिखे हैं। आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको पूरा उसको एक्सप्लेन करना है, मीनिंग पूछ रहा है बंदा आपसे, एग्जाम्पल नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसे कंपनी पब्लिक में इशू कर कर मनी रेज कर सकती है, उसे आप सिक्योरिटी बोलते हैं। तो इसे आप बोल सकते हैं एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो इजीली ट्रांसफर हो सकता है। जैसे टाटा कंपनी के शेयर है मेरे पास, मैं आपको कभी भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, मुझे टाटा कंपनी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जनरली इशूड बाय अ कंपनी टू रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक और मार्केट लाइक शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड। तो ये सिक्योरिटीज होती हैं, इन्हें सिक्योरिटीज बोला जाता है कॉमन टर्म में। बॉन्ड और डिवेंचर में फ़र्क आपको पता ही होगा। डिवेंचर जनरली कंपनी इशूड करती हैं, इन पे भी फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, और जिसके पास डिवेंचर होते हैं वो क्रेडिटर होता है, कंपनी का ऑनर नहीं होता, इन्हें वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। बॉन्ड जनरली गवर्नमेंट इशू करती है इंडिया में, जब गवर्नमेंट को पब्लिक से लोन लेना है तो बॉन्ड इशू किए जाते हैं, जैसे गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, और इन पे भी फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। और ये बॉन्ड जिसके पास होते हैं वो बॉन्ड होल्डर होता है, वो भी क्रेडिटर होता है, वो ऑनर नहीं होता है। शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। केवल जो रियल ऑनर होते हैं वो इक्विटी शेयर होते हैं, वोटिंग का राइट केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है। प्रेफरेंस शेयर एक लिमिटेड टाइम तक ही ऑनर होते हैं, पर उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, उनका एक टाइम बाद रिडेम्पशन हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गुड्स की डेफिनेशन में। तो हम डीप में पढ़ रहे हैं ताकि आपको साथ के साथ पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। ये डेफिनेशन बाद में भी पढ़ाई जा सकती थी गुड्स की, पर अगर आप अभी क्लियर कर लें तो आपको जीएसटी समझना इजी हो जाएगा। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी को कभी भी गुड्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी मनी पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सिक्योरिटीज, शेयर मार्केट पे कोई जीएसटी नहीं है, बट इंक्लूड, पर ये गुड्स माने जाएंगे। जो आप पढ़ने जा रहे हैं अब आगे, इन्हें गुड्स माना जाएगा और इन पर आपको जीएसटी देना होगा। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम अभी आप पढ़ेंगे क्या होता है। ग्रोइंग क्रॉप्स, कोई फसल है जो उगी हुई है, ग्रोइंग क्रॉप्स फसलें, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू, जो अटैच हैं, और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, विच आर एग्रीड टू बी सर्व, जिन्हें अलग किया जा सकता है, बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। यानी ये लाइन ये कहना चाह रही है कि अगर कोई भी खड़ी फसल है, कोई पेड़ है, कोई ट्री है, कोई क्रॉप्स है, कोई ग्रास है, कोई भी थिंग्स है, कोई भी वस्तु है जो लैंड से अटैच है, ज़मीन से जुड़ी हुई है परमानेंट, कोई ट्री है ये लैंड से अटैच है अभी, तब तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तब तक तो इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर को गुड्स नहीं माना जाता, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर जब आप इस ट्री को कट कर देंगे, इसे काट दिया जाएगा और ये फेल डाउन, गिर जाएगा पेड़, तो इसे आप इजीली किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो फिर ये गुड्स मान लिया जाएगा और इस पर जीएसटी चार्ज होगा। यानी जब तक कोई भी चीज़ लैंड और बिल्डिंग से अटैच है पर उसे अलग कर दिया जाता है लैंड बिल्डिंग से और फिर उसे बेचा जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, तो उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, उसे गुड्स माना जाएगा, वो जीएसटी के दायरे में आएगा। सर हमें ये भी समझ में आ गया ग्रोइंग क्रॉप्स का होता है ग्रास, कोई भी थिंग्स जो ज़मीन से जुड़ी है और उसे अलग किया जा सकता है बेचने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट बेचने से पहले, तो उस पर जीएसटी लगेगा क्योंकि वो गुड्स मानी जा रही है। पर सर ये एक्शनेबल क्लेम हमें समझ में नहीं आया। सर एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है? एक्शनेबल क्लेम मतलब अनसिक्योर्ड डेट। अनसिक्योर्ड डेट तो समझते ही हैं। जो डेट होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, लोन बोलने या डेट बोलने। एक होता है सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड डेट, और एक होता है अनसिक्योर्ड डेट। अगर आपने कोई चीज़ गिरवी रख के लोन लिया है, जैसे गोल्ड गिरवी रखा है, चाहे लैंड गिरवी रखी है, मॉर्गेज करके गिरवी रख के कोई लोन लेते हैं तो उसे सिक्योर्ड हो गया वो लोन, क्योंकि कल को अगर आप पैसा नहीं चुकाएंगे तो वो पर्सन आपका वो सिक्योरिटी बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। अनसिक्योर्ड मतलब आपने कोई गिरवी नहीं रखा है पर आपने कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी है या पर आपके पास राइट है किसी से कुछ पैसा क्लेम करने का, कुछ पैसा लेने का, तो वो क्या कहलाएगा? अनसिक्योर्ड डेट, कि आपने उसे अनसिक्योर्ड डेट दे रखा है। इसे और डीप में समझने के लिए एग्जांपल है, रीड कर लेते हैं एक बार। देखिए, एक्शनेबल क्लेम, इट मीन्स अनसिक्योर्ड डेट। अनसिक्योर्ड मतलब जिसके लिए आपने कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखी है, ना रखवाई है, और लोन और क्लेम हो सकता है। और राइट टू ऑब्टेन अ डेट बाय लीगल एक्शन, आपके पास कानूनी अधिकार है कि आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं किसी से। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए लैंड मनी टू बी, ए ने बी को उधार दिया पैसा, एंड बी प्रॉमिस टू पे और रीपे द लोन विथ इंटरेस्ट, और बी ने प्रॉमिस किया कि वो पैसा विथ इंटरेस्ट पे करेगा। सो हियर वी कैन से दैट, हम यहाँ पर कह सकते हैं मिस्टर ए हैज़ एक्शनेबल क्लेम, आपके पास राइट है, लीगल राइट। अगर बी कल को पैसे देना से मना करते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। एक्शनेबल क्लेम टू डिमांड मनी, आप अपना पैसा मांग सकते हैं, और लोन एंड इंटरेस्ट फ्रॉम बी, अब बी से मांग सकते हैं आप अपना पैसा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि गुड्स में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे मेरे साथ, आप बोल के पढ़ेंगे या बार बार आप उस चीज़ को रिवाइज करते हैं तो वो अपने आप याद हो जाता है। गुड्स अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 52, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसे ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। मनी और सिक्योरिटी को गुड्स नहीं माना जाता है। मनी में जनरली जो करंट मनी है जो इजीली आप एक्सचेंज कर सकते हैं कंसिडरेशन के तौर पे, उसकी बात की जा रही है। सिक्योरिटी शेयर मार्केट की बात की जा रही है। बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, पर एक्शनेबल क्लेम आएगा इन अनसिक्योर्ड डेट। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व, जिन्हें अलग किया जा सकता है बिफोर सप्लाई, बेचने से पहले, अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। एक केस लॉ है, इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यूआई का मतलब यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिल्ली क्लॉथ मिल्स, ये कंपनी का नाम है जिसके अगेंस्ट 1977 का केस है। ELT मतलब एक्साइज लॉ ट्रिब्यूनल, पहले एक्साइज चलता था तो ट्रिब्यूनल का केस है। 199 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है यहाँ पे। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट। आपके कोर्स में दो ही तरह के आपको पढ़ने होते हैं केस लॉ, या तो आपके पास हाई कोर्ट का होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का आपको केस लॉ पढ़ना पड़ सकता है। और कुछ केसेस आपको याद रखनी पड़ेंगी ताकि एग्जाम में अगर आप केस लॉ का रेफरेंस देते हैं तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। अब क्वेश्चन उठता है सर ये यूनियन ऑफ इंडिया क्या है? सपोज आपको भारत सरकार की किसी भारत सरकार का कोई मिनिस्ट्री है, उससे प्रॉब्लम है, आपको केस करना है गवर्नमेंट के ऊपर, तो आप ये थोड़ी प्राइम मिनिस्टर मोदी पे केस कर देंगे। वैसे जैसे राम ने श्याम पर केस किया सपोज, तो केस का नाम कैसे बनता है? राम वर्सेस श्याम। जैसे सपोज केस आप फाइल कर रहे हैं, किसी पर सूट फाइल कर रहे हैं, केस फाइल कर रहे हैं, तो केस में पहला नाम तो उस पर्सन का आएगा जिसने सूट फाइल किया है, और जिसके अगेंस्ट में किया है वो ये। तो राम वर्सेस श्याम, राम बनाम श्याम, हिंदी में वर्से मतलब बनाम बोल सकते हैं आप इसको। सपोज जब आपको किसी को केस फाइल करना है, आपको जैसे आपको किसी से प्रॉब्लम है, हम थोड़ा डीप में समझ लेते हैं, आपको किसी पर केस करना है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? नहीं सर, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। रूल है सबसे पहले आपको लोअर कोर्ट में जाना होगा। लोअर कोर्ट मतलब सेशन कोर्ट।
आप सेशन कोर्ट चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहिए, वहाँ पे फाइल कीजिए कंप्लेन। अगर आप सेशन कोर्ट में हार जाते हैं तो आप हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गए तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में भी हार गए तो कुछ मैटर्स में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में हार गए तो आप कहीं नहीं जा सकते, फिर आप घर बैठ जाइए, आपके पास कोई रेमेडी नहीं है। हाँ, केवल एक केस में अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस पास किया है, फांसी की सज़ा दी है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो आपकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। बाकी केसेस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला फुल एंड फाइनल माना जाता है, इसके आगे आप अपील में नहीं जा सकते हैं। केवल डेथ सेंटेंस अगर पास किया है, मृत्यु दंड दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो राष्ट्रपति के पास आप रिक्वेस्ट लेके जा सकते हैं, और राष्ट्रपति चाहे तो आपकी सज़ा को माफ़ कर सकता है। पर सर नहीं, मुझे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाना है, क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल, एक आप जा सकते हैं, जनरली आपको जाना ऐसे ही होगा, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। पर अगर आप कोई पर्सन सीधे सुप्रीम कोर्ट कब जा सकता है? जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आपके गिवन हैं, जैसे बोलने का अधिकार है, आपको कहीं भी रहने का अधिकार इंडिया में, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको फिर किसी भी लोअर या हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। तो सपोज ये तो नॉलेज के लिए बता दिया सर आपने। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अगर आपको भारत सरकार की किसी मिनिस्ट्री से प्रॉब्लम है तो आप मिस्टर मोदी पे या प्रधानमंत्री मोदी जी पे केस नहीं करेंगे। अब वहाँ नाम आएगा यूनियन ऑफ इंडिया। जैसे राम केस फाइल कर रहा है कोई केस गवर्नमेंट, तो राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या गवर्नमेंट फाइल कर रही है तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राम। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड तब यूज़ होगा जब आप भारत सरकार की किसी मंत्रालय पर केस फाइल करना चाहते हैं तो यूनियन ऑफ इंडिया आएगा। सपोज हम स्टेट गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट पे, किसी ऑफिस पे हम केस करना चाहते हैं, सपोज राजस्थान गवर्नमेंट है तो केस का नाम आएगा राजस्थान गवर्नमेंट वर्सेस राम। और अगर आपने फाइल किया है तो राम वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, द स्टेट ऑफ राजस्थान, ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, द स्टेट ऑफ राजस्थान, ये नाम आएगा। राजस्थान गवर्नमेंट नहीं आएगा, सॉरी, स्टेट ऑफ राजस्थान। जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस राम, या राम ने फाइल किया तो राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो अब टॉपिक पे आते हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिल्ली क्लॉथ मिल का केस है, 1970 ईयर है, कौन से साल का केस है? एक्साइज लॉ ट्रिब्यूनल, एक्साइज लॉ ट्रिब्यूनल जब एक ट्रिब्यूनल वर्ड अभी आप आगे पढ़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। अगर यहाँ राजस्थान लिखा होता ब्रैकेट में तो इट मीन्स राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन होता। यहाँ यूपी लिखा होता ब्रैकेट में तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का डिसीजन होता। तो आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ही ऑर्डर आपको पढ़ने होते हैं। ट्रिब्यूनल अभी आप आगे पढ़ेंगे। ट्रिब्यूनल जैसे ITAT इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है, ITAT। ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या फ़र्क होता है सर? ट्रिब्यूनल भी कोर्ट के जैसे ही ट्रीट होती है, पर ट्रिब्यूनल एक पर्टिकुलर मैटर को ही सुनेगी। ट्रिब्यूनल एक पर्टिकुलर मैटर को सुनने के लिए बनाई जाती है। जैसे कंपनी नेशनल NCLT कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, वहाँ कंपनी के मैटर ही सुने जाएंगे। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है, वहाँ इनकम टैक्स के ही मैटर सुने जाएंगे। जबकि कोर्ट में सारे मैटर सुने जाते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे मर्डर कर दिया हो किसी का उससे रिलेटेड हो, चाहे वो टैक्स के मैटर हो, सारे सुने जाते हैं। तो कोर्ट एक ब्रॉड टर्म है जिसमें सारे मैटर सुनेगा कोर्ट। तो ट्रिब्यूनल एक पर्टिकुलर मैटर को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है, ताकि बार बार लोग कोर्ट में ना जाएं, क्योंकि कोर्ट में फिर लोड बढ़ेगा। इसे इनकम टैक्स के लिए ITAT बना दिया, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ऐसे GST के भी लिए भी एक ट्रिब्यूनल है कि आपको अगर कोई कंप्लेंट फाइल करनी है किसी डिपार्टमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट में, या आप डिपार्टमेंट के ऑर्डर से खुश नहीं है, तो पहले आप ट्रिब्यूनल में जाइए। ट्रिब्यूनल को सेशन कोर्ट के बराबर माना जाता है, सेशन कोर्ट। और अगर आप ट्रिब्यूनल में हार जाते हैं तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, और फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, वही प्रोसेस चलेगा। ट्रिब्यूनल को सेशन कोर्ट के इक्वल ही दर्जा दिया जाता है। तो इस केस में क्या बोला था? इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिल्ली क्लॉथ मिल 1977 सुप्रीम कोर्ट सेड दैट गुड्स मीन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गुड्स का मतलब क्या होता है? एनी आर्टिकल, कोई भी वस्तु, मस्ट बी कैपेबल, वो इतनी योग्य है, उस वस्तु में इतनी क्वालिटी है, इतनी योग्यता है, बीइंग बॉट एंड सोल्ड, कि उसे बेचा और खरीदा जा सकता है इन द मार्केट
और यू कैन से आप कह सकते हैं हियर दैट आर्टिकल कम इन द मार्केट, कोई भी आर्टिकल कोई भी वस्तु मार्केट में आती है फॉर बॉट खरीदने के लिए एंड सोल्ड पर्पस के लिए. वी कैन से दैट एनी प्रॉपर्टी परमानेंटली अटैच टू द अर्थ, अगर कोई प्रॉपर्टी परमानेंटली अर्थ से अटैच है, ज़मीन से जुड़ी हुई है जिसे आप अलग नहीं कर सकते, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है. कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड्स, और उसे गुड्स नहीं माना जाता है. तो आई होप आपको गुड्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. आज थोड़ा जीएसटी में हमने गुड्स पढ़ लिया कि गुड्स में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, क्योंकि अगर जीएसटी चार्ज करना है तो सबसे पहले गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए. अगर आपके माइंड में दोनों चीज़ें क्लियर हो गई तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे और जीएसटी समझना आपके लिए ईजी रहेगा. तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं. नेक्स्ट हम सर्विसेज पे डिस्कस करेंगे कि सर्विसेज में क्या क्या कवर्ड होता है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि गुड्स क्या है जीएसटी में. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू.